नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज के इस खास विषय में हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा साहनी केस के बारे में, जिसको लेकर हाल फिलहाल में चर्चा हो रही है कि इसको एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। ये केस क्या था, इसे किस विषय को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई इसमें, इसी पर हम तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट संदीप दुबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इंदिरा साहनी जो केस है वो आरक्षण से रिलेटेड है। आरक्षण भारत जैसे देश में अपना कैसे औचित्य रखता है सर? रेणु जी, सबसे महत्वपूर्ण है आपको और आपके प्रभा साक्षी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे विषय पे चर्चा से जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी उनका मनोबल बढ़ता है और अपने देश के बारे में उनको जानने का अवसर भी मिलता है। देखिए, भारत में जब भी आरक्षण की बात आती है और जब आरक्षण जैसे मुद्दों पे जब चर्चा होती है तो उत्सुकता सभी वर्ग के लोगों की बढ़ जाती है कि इस देश में आर्थिक उन्नति कहें, सामाजिक उन्नति कहें, या उन्नति का आधार जो है क्या आरक्षण ही है। इंदिरा साहनी के केस में की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि इस देश में कोई भी सरकारें या जो संविधान है वो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं लागू कर सकते। तो इस आरक्षण की एक सीमा तय हो गई। अभी जब EWS के आरक्षण का प्रावधान आया तो कई राज्य सरकारों ने 10% आरक्षण दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बेंच की जो कमेटी थी, उन्होंने कहा कि भाई EWS भी जो है, जो राज्य सरकारें दे रही हैं, आर्थिक आधार पे जो पिछड़े हुए लोग हैं या सवर्ण लोग हैं, जो आर्थिक आधार पे पिछड़े हुए लोग हैं, उनको जो ये आरक्षण दिया गया, ये प्रावधान ठीक है। लेकिन 5 में से 3 जजों ने इस आरक्षण के फेवर में सहमति जताई। तो रेंजू, जैसा आपको पता है, जब बेंच बैठती है, बेंच में जितने जजेज होते हैं उसमें जो संख्या के आधार पर जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, सहमति होती है, उसको मान लिया जाता है। तो इंदिरा साहनी का जो केस था उसमें तो एक तरफ से 50% आरक्षण फाइनल था कि उससे ऊपर नहीं होगा। लेकिन कई राज्य सरकारों ने जब आरक्षण दिया और अपनी बात सर्वोच्च न्यायालय में रखी, तो उन्होंने ये कहा कि जो 50% सामान्य वर्ग के लिए था, सीटें थी, उन 50% उन सामान्य वर्ग में भी जो गरीब लोग हैं, उन्हीं में से मैं 10% आरक्षण का प्रावधान जो है सरकारें कर रही हैं। तो हम कहीं भी आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। वो ऑलरेडी आपने 50% छोड़ रखा था, तो उसमें भी जो गरीब हैं उनको आरक्षण का ये प्रावधान दिया गया। तो लेकिन हमारे देश में दोनों पक्ष हैं, चर्चाएँ होती रहती हैं। तो कई बार आया कि इंदिरा साहनी जो का जजमेंट 1992 में आया था, तो अब उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 12 जजों के बेंच का फैसला था। तो अब या 13 करे जाएं या 15 करे जाएं और एक बार दोबारा आरक्षण के विषय पे जो संविधान पीठ है वो इस पे फैसला करे। लेकिन एक बात रेणु जी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के अंदर, चूँकि हमारा देश संविधान से चलता है और भारत का संविधान ही गीता भी है, कुरान भी है हम सबके लिए, और कानून मानता है। तो संविधान को काफ़ी अधिकार प्रदत्त है और इस विषय पे जो भी निर्णय होता है हमारी भारत की संसद करती है, और जो संसद निर्णय करती है वो एक तरह से सर्वमान्य होता है। सर, आरक्षण की बात कर रहे हैं, इस पे बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तमाम तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन जिस तरह से जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, ये क्या भारत जैसे देश में, जहाँ पर लोग बात करते हैं भारत जोड़ो की, जहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में बात की जाती है एक भारत की, तो ऐसे में जाति के आधार पर ये आरक्षण देना कहाँ तक सर सही हो सकता है? ये देखिए, अगर मेरे एक युवा होने से ये प्रश्न है, तो युवा तो कभी नहीं चाहता है कि वो आरक्षण हो, वो चाहे किसी जात धर्म का हो। वो तो ये चाहता है कि उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाए ताकि वो अच्छा पढ़ सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते। क्योंकि समाज में देखा गया कि बहुतों के पास आरक्षण है, वो पढ़ नहीं पाते। तो आरक्षण भी जिन जातियों को मिला उसमें भी जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, जिनके पास काफ़ी पहले से नौकरी है, तो नौकरी में भी प्रमोशन में आरक्षण है। तो ऐसी सरकार ने प्रावधान किया। लेकिन हम लोग इस तार्किक विषय जनता के बीच बहस के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो लोग भावनात्मक रूप से आरोप लगाएंगे कि आरक्षण सही है या गलत। ये एक विवाद का विषय भारत जैसे देश में हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, और कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सी जातियाँ इस देश के अंदर जो काफ़ी गरीब हैं। अभी आप लिख ली, अभी कुछ साल पहले तक गंदा उठाने का काम हमारे समाज का एक वर्ग करता था। कुछ साल पहले तक जंगलों में रहने का काम समाज करता था। अभी भी वो लोग हैं, उनके बच्चे
बच्चे नहीं पढ़े, कुछ जातियां तो ऐसी हैं कि मूस मार के अभी भी खाती हैं, विश्वास नहीं होगा, गांव में रहती हैं, तो छोटे छोटे उनके रहने के साधनों की काफ़ी कमी है। तो ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय भी जो हमारे लोग चुने हुए प्रतिनिधि आए थे, संसद में इस विषय पे चर्चा हुई थी और एक तय सीमा था कि तय सीमा के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन इस देश ने आरक्षण को वैसे ही स्वीकार किया जैसे लोगों ने राजनीतिक पार्टियों में अपराधीकरण को स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ हद तक किसी किसी क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन अब ये सोचना है कि आरक्षण से किन किन लोगों को दोबारा से, हमें लगता है कि युवा होने के नाते ज़रूर सर्वे होना चाहिए कि आरक्षण के आधार पर जो लोग आगे बढ़े हैं, क्या वो पुनः उनको दोबारा भी आरक्षण मिल सकता है या कि नहीं मिल सकता। लेकिन एक तर्क का विषय है और हम लोगों जो युवा में विभिन्न विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, जैसे हमारे देश को जातियों के आधार पे भी कई लोग देखते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत तो सबको मिला के बनता है और जातियां अगर खंडित रहेंगी, हम ऐसे बटे रहेंगे तो हमारे में एकता नहीं हो पाएगा। तो अगर भारत को एक करना है तो सरकारों को चाहिए कि आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण तय सीमा करी जाए तो इसको शायद सर्वोच्च मानते हैं कि ये ठीक है कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन EWS में एक और है रेणु जी, मैं बताऊँ, उसमें उन्होंने कहा कि 8 लाख से नीचे जिनकी आमदनी है उनको इसका लाभ मिलेगा। अब उसका निर्धारण कैसे होगा, ये भी सरकार को करना पड़ेगा। मानी कोई इनका 8 लाख कमा रहा है या क्या, कैसे कमा रहा है, तो सारी चीज़ें सरकार पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है। आरक्षण के विषय को सरकारों पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि राजनीतिक भी विषय है। सर, ये राजनीतिक विषय आपने कहा, तो राजनीतिक विषय पर ही मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जब इंदिरा साहनी केस में ये कहा था कि 50% ही आरक्षण की सीमा रेखा होगी, उससे ज़्यादा नहीं नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इनबैलेंस हो जाएगा एक तरह से। तो आज राज्य सरकारें जब भी चुनाव का मौका होता है या जब भी जनता के सामने उनको खुद की शक्ल दिखानी होती है, तो वो इस तरह के बड़े बड़े कानून, महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में 62% तक आरक्षण हो गया है। तो इन तमाम विषयों पर आप क्या कहेंगे? तो क्या इंदिरा साहनी केस जो है वो यहाँ पर किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा सर? देखिए, मुझे लगता है अभी तो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार और भारत के नागरिकों के लिए वो एक तरह से मान्य है, क्योंकि राज्य सरकारें प्रतिबद्ध है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं कर सकते, उनके दिमाग में ये है। लेकिन उनका जो तर्क है वो तर्क जो है वो देखने की ज़रूरत है। जैसे मराठा आरक्षण की बात कर लीजिए, हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसी जाति है जो आरक्षण की बात कर रही हैं। तो इसमें तो ये भी देखना है कि क्या सभी लोग अगर आरक्षण ही मांगने लगेंगे तो फिर यानी जो आरक्षण ज़्यादा मांगेगा उसको आप आरक्षण उस हिसाब से दे देंगे। तो राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए कि वो न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान करें, न्यायालय के आदेश का सम्मान करें। और दूसरा, उनका तर्क ये बार बार रहता है कि चूंकि हम सामान्य वर्ग में ये लोग आते हैं और वो लोग आर्थिक आधार पर मैं उनको आरक्षण दे रहा हूँ, तो वो उस आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता जिस आरक्षण की श्रेणी में इंदिरा साहनी का जो केस था वो आता है, क्योंकि वो अति पिछड़ी जातियों पे आधारित था, पिछड़ी जातियों पे आधारित था। ये हम जातियों पे नहीं आधारित करके हम जो ये काम कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए उन पे कर रहे हैं। तो इस विषय पे रेणु जी मुझे लगता है कि एक बार सर्वोच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है, बड़ी खंडपीठ, उसको बैठना चाहिए, चाहे वो 12 से ज़्यादा 15 जजेस हों, 13 हों, और इस विषय पे एक बार पुनः निर्णय की आवश्यकता है इस देश को। जी सर, इन आरक्षण के विषय पर आगे की राहें कैसी हो सकती हैं सर? नहीं, भारत जैसे देश में आरक्षण का बहुत बड़ा भविष्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और युवा जो है खुद आज सेल्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, वो सरकारों पे निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही युवाओं की। तो देखिए, जो लोग सरकारी नौकरी करते थे अभी भी मानते हैं, हमारे देश में ऐसा मानते हैं कि चपरासी इसलिए बनना चाहता है व्यक्ति कि वहाँ बैठ के वो गलत रिश्वत पा सकता है। एक बड़े बड़े पोस्टों पे इसलिए आना चाहते हैं कि सरकार में आने के बाद वो रिश्वत के लिए उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी लोगों का मानना है। तो इसलिए बाबू और इन लोगों से लोग अपने बच्चों की शादी कर देते थे, उनको दहेज बड़ा मिलता था सरकारी नौकरी में। लेकिन अब स्थिति बदली है। अब हमारा जो आज का युवा है, जो हमारी आज की जनरेशन है, वो किसी बाबू बनने पे निर्भर नहीं है, वो अपनी कंपनी स्टार्टअप शुरू कर रहा है, वो अपने काम करने पे निर्भर है। तो अपनी तस्वीर खुद ही लिख रहा है। वो कहता है कि जब लिखे तारीख गुलशन की तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। तो उसके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। तो मुझे इसका भविष्य बहुत
लंबा नहीं दिखता। ये भारत जैसे देश में सफल थोड़े समय के लिए है, लेकिन आगे ये सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जो जो पीढ़ियां पढ़ती जाएंगी और वो अपने को भारत से जोड़ेंगी, अपने राष्ट्र से जोड़ेंगी, तो उनको लगेगा कि हमें अपने कर्म से सब कुछ पाना है। जी सर, आपने अभी तक जो हमने बात की लीगल और कानूनी बात की, एक मेरे मन में एक सवाल आया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब जाति के आधार पर या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो अभी भारत सरकार लेके आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है, इस तरह के अगर हमें आरक्षण मिल जाता है, हम एक जगह एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आरक्षण के आधार पर जो नौकरी हमें मिली है, तो क्या उसके बच्चों को भी आरक्षण मिलेगा? क्योंकि वो तो अब उसको आगे ले आए हैं ना, वो तो अब समाज से जुड़ गया है, तो क्या उस जगह उसके बच्चे को आरक्षण मिलना उसी ओबीसी की कैटेगरी के आधार पर या जाति के आधार पर, वो कितना सही होगा सर? अभी तो मिल रहा है, अभी, लेकिन आने वाले समय में शायद हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ और संशोधन करे, लेकिन आज के परिवेश में तो वो मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, भारत विविधताओं का देश है और काफ़ी असमानताएं हैं, इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम लोग बार बार ये प्रश्न हम सबके मन में रहता है, और ख़ासतौर से जो पढ़ा लिखा नौजवान है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ किसी को भी, कोई पक्ष को, इस पक्ष का व्यक्ति हो या उस पक्ष का हो, वो उसको पढ़ाई तो अच्छे से करनी चाहिए, और हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचने और बेहतर करने की आवश्यकता इसलिए है कि आने वाले समय में जब समाज में आपकी भूमिका तय होगी, तो एक ईमानदार चरित्र की भूमिका आपकी होनी चाहिए। और आरक्षण एक द्वंद्व है, मैं इसको बहुत सीरियस नहीं लेता। मुझे इतना ही लगता है कि सबको अपना अपना काम ईमानदारी से करें तो सब अच्छा होगा इस देश में, मुझे भविष्य अच्छा दिखता है। जी सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे इंदिरा साहनी केस की जजमेंट के बारे में और आरक्षण के बारे में। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।